हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई ग्लोरी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जो पिछला सीरीज था एक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो पूरा हो चुका है और हम लोग अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, टर्म 2 का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने किया था कि पहले एक वीडियो में हम लोग चैप्टर के पूरे फुल कंसेप्ट को समझेंगे। मैंने एक वीडियो काफ़ी होगा पूरे चैप्टर को समझने के लिए, वो चैप्टर समझेंगे। उसके बाद फिर एनसीईआरटी की सीरीज करेंगे, एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग कुछ टर्म समझना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले समझेंगे हम लोग कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या समझेंगे? प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रेशन मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ नंबर्स का लिस्ट, मीन्स ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ पैटर्न। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, चलिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लिख ही दूँ कि आपको क्लियरली एक बार समझ में आ जाए कि ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक नंबर का लिस्ट होता है जिसमें कि वो जो नंबर्स हैं इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि वो एक फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। पैटर्न फॉलो करना मतलब देखिए, जैसे कि एक 1 लिखे, 2 लिखा, 3 लिखा, और ऐसे करके चल रहा है। ठीक, पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या कि एक एक डिफरेंस होते जा रहा है, मैंने एक एक बढ़ते जा रहा है, इस तरह से फॉलो हो रहा है। दूसरा हम लोग लिखते हैं 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, इस तरह से बढ़ रहा है। तो क्या है, इवन नंबर का एक पैटर्न चल रहा है, मीन्स प्रोग्रेशन चल रहा है। तो इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इस तरह का भी हो सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से चल सकता है। तो ये भी एक पैटर्न है ना, कि 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। फिर ऐसे हो सकता है 1 इंटू 2 कर दिया तो 2, इंटू 2 कर दिया तो 4, इंटू 8, इस तरह से चलते जा रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है। तो कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं आगे लिख देता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि प्रोग्रेशन है तो मतलब कि पैटर्न तो होगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा जिसमें कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। लेकिन अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम लोग, अरिथमेटिक मीन्स वो ब्रांच होता है मैथ्स का जिसमें कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सभी सीखते हैं। तो मेनली हम लोग अरिथमेटिक में क्या सीखते हैं, प्लस माइनस, ये सभी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये सभी अगर प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक लग गया, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि ऐसे पैटर्न्स, मीन्स ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कि हर दो नंबर के बीच में कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस फिक्स रहेगा हर नंबर के बीच। मीन्स कि कहने का मतलब कि अगर हमको अगला नंबर निकालना है तो पीछे वाले नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर एक जोड़ेंगे तो हमारा अगला नेक्स्ट नंबर निकल जाएगा। फिर आपको थर्ड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर में कुछ फिक्स्ड नंबर जो पीछे जोड़े थे वही वाला जोड़ेंगे तो दोबारा हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे कि मैंने लिखा 2, फिर लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 11, इस तरह से चल रहा है। तो आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि 2 के बाद मैंने लिखा 5, मतलब 2 के बाद 5 लिखा मतलब कितना जोड़ा। तो आप बोलेंगे कि 2 के बाद 3 जोड़ा होगा तो 5 आया, है ना। फिर 5 के बाद मैंने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 5 + 3 8। फिर से कितना जोड़ा, 3 ही जोड़ा। मतलब यहाँ जो डिफरेंस है कितना है, +3 का है, 3 ऐड हुआ है। फिर यहाँ जो डिफरेंस है +3 का है, फिर यहाँ जो डिफरेंस है ये भी +3 का है। इसका मतलब कि हर एक बार 3 ऐड होते चला जा रहा है। तो ये क्या है, प्रोग्रेशन तो है ही, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, हर बार कुछ ना कुछ नंबर, वो फिक्स्ड एक नंबर ऐड होता चला जा रहा है। और ये उल्टा भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था। देखिए मैंने लिख दिया 5, फिर लिख देते हैं 3, फिर लिख देते हैं 1, फिर -1, -3, इस तरह से चलते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 मैंने क्या किया, घटा दिया। फिर यहाँ क्या दिख रहा है,
2 घटा दिया, फिर क्या दिख रहा है 2 घटा दिया, फिर क्या दिख रहा है और 2 घटा दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, दो नंबर के बीच घटते हुए भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं कि 2 2 घटाते जाएं, है ना। इस तरह से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कि पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन ऐसा पैटर्न है कि हर मतलब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए या तो हमको कोई एक फिक्स्ड नंबर जोड़ना पड़ रहा है या तो घटाना पड़ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए तो फिर से हमें वही नंबर जोड़ना होगा या वही नंबर घटाना भी होगा। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ जाते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसमें जो कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है उसमें कुछ टर्म्स है जिसको तुम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या टर्म्स है, जैसे कि मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, मैंने लिखा 3, ठीक है, फिर लिख दिया 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19, है ना, 4 4 करके पढ़ रहा हूँ। 3 में 4 ऐड किया 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद फिर 15, फिर 19, 23, इस तरह से मैं बढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस प्रोग्रेशन में ये जो हमारा पहला टर्म है क्या है, एक्चुअली देखिए टर्म क्या होता है, ये जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर एपी वर्ड यूज करेंगे अभी चैप्टर में आगे। एपी में जो पहला नंबर है ये पूरा एपी बन रहा है, क्यों, क्योंकि सब में डिफरेंस 4 4 का है। ठीक है, ये समझिए आप। उसके बाद देखिए कि जो पहला नंबर है जो कि एपी का है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे दोस्तों, फर्स्ट टर्म। एक्चुअली ये सारे क्या है, टर्म्स है, नंबर्स नहीं बोलेंगे। एपी का ये क्या है, टर्म्स है। ये सभी कितना है, टर्म्स बोलेंगे इसको। ये सब क्या है, तो टर्म्स है सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी मैंने लिखा है, 19 को मत समझिएगा, सभी को लिखा है। ये सारे क्या है, टर्म्स है। तो जो पहला वाला नंबर है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, ऑब्वियस सी बात है। इसको थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म को लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। क्या, ए से। फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। अब मैंने जो बोला था कि ये कॉमन नंबर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नंबर हमारा ऐड हो रहा है, कितना, +4, +4 हो रहा है ना। फिर से देखिए +4, फिर देखिए +4, इसका मतलब हर बार 4 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन एक नंबर ऐड हो रहा है। कॉमन एक नंबर ऐड होने का मतलब ये दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसीलिए इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। मतलब हर दो नंबर के बीच जो फर्क है, डिफरेंस है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और उसको डिनोट करेंगे डी से, किससे, डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, चलिए क्या समझिए। अब मान लेते हैं कि ये आगे तक नहीं, यहीं तक गया। ठीक है दोस्तों, और अब ये 3 से शुरू होकर के 23 तक गया है। अब इसमें आप गिन के देखिए कितने टर्म्स हैं, कितने हैं, 3 और 3 6 टर्म्स हैं। तो जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे हम लोग लिखते हैं, n से। ठीक है, अभी हम लोग टर्म्स समझ रहे हैं कि अभी में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस डी होता क्या है, समझ गए हम लोग। नंबर ऑफ टर्म्स n होता है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें एपी में टोटल कितने टर्म्स होते हैं, 6 हैं, 6 हो गया, n का वैल्यू हो गया 6। चलिए अब कॉमन डिफरेंस को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का क्या तरीका है, तो देखिए हमको इससे और इससे डिफरेंस लेना होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो कोई करेगा कि 3 - 4 कर देगा, तो हो जाएगा बेचारे का गलती। आपको ये नहीं करना, हमेशा याद रखना कि कॉमन डिफरेंस लेने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स कहने का मतलब कि नेक्स्ट जो आगे वाला टर्म्स है उसको पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे।
आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सेकंड से फर्स्ट को, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, फोर्थ को फिफ्थ को फोर्थ से, और सिक्स्थ को फिफ्थ से माइनस कीजिए। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस तरह से हम निकालेंगे कि हमें डी निकालना है। तो डी हम लोग सेकेंड टर्म माइनस टर्म, मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या दोस्तों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। सेकेंड क्या है, 7 माइनस 3 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4। फिर से हम निकाल सकते हैं डिफरेंस। कैसे, मेरा मन किया कि नहीं 11 में से 7 निकाल के हम करेंगे, मैंने थर्ड में से सेकेंड हम माइनस कर लेते हैं, तो क्या अलग आएगा, नहीं बिल्कुल अलग नहीं आएगा। 11 माइनस 7 देख लीजिए 4 ही आएगा। कोई बोलता है आप में से कि नहीं मैं तो 15 में से 11 घटा के निकालूंगा, आपने तो बोला था ना कि कोई भी टर्म्स आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। तो मैं 15 में से 11 माइनस करूंगा, तो मतलब ये फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना। 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा। कोई और बोला उसका दोस्त कि नहीं भाई हम तो निकालेंगे 19 माइनस 15 करके, मीन्स फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई कर लो, 19 माइनस 15 भी कर लो भाई, इच्छा पूरी कर लो। निकल गया। एक और बचा है, वो भी निकाल ही लो, वो भी मन में क्यों डाउट रखना। 6 माइनस 5 टर्म भी कर लिया, 23 माइनस 19 भी कर लिया, आ गया 4। हम देखेंगे कि हर बार आगे वाला जो टर्म्स है उसको पीछे वाले टर्म से माइनस कर देने पे क्या आ जाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जा रहा है। सेकेंड माइनस फर्स्ट किया तो आ गया, थर्ड माइनस सेकेंड किया तो आ गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एपी। एपी के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ। चलिए देखिए, हमारे पास दो टाइप्स के एपी होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स हैं एपी के, दो। पहला नाम क्या नाम है उसका, पहले का नाम है इनफाइनाइट एपी। क्या नाम है, इनफाइनाइट एपी। दूसरा है फाइनाइट एपी। अब दोनों का हम लोग मतलब समझेंगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो टर्म है उसका मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है, अनगिनत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एपी का नाम से ही समझ गए, इसमें जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो अनगिनत होगा, उसको कोई एंड ही नहीं है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग गिन ही नहीं सकते। जैसे कि शुरू कर दिए, काउंटिंग नंबर्स लिखते चले गए 1 2 3, ये ऐसे चलते जा रहा है, डॉट 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 डॉट, मन आगे तक चलते जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इसको चलते जा रहा है। ये इनफाइनाइट एपी है। दूसरा मैंने लिखा 2 5 8 11, 3 के डिफरेंस आगे चलते जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म्स का कोई मतलब हमको फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो इनफाइनाइट एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इस तरह के एपी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी। दूसरा है फाइनाइट एपी। इसका क्या मतलब होता है, तो फाइनाइट एपी में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं, है ना, काउंट कर सकते हैं, तो वो है एक फाइनाइट एपी। चलिए फाइनाइट एपी का एग्जांपल ले लेते हैं, 5 10 15 20, बस हो गया। ये एक फाइनाइट एपी है। क्यों, रीजन कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे, यहाँ शुरू कर यहाँ तक खत्म हो जा रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 4 ही है, गिन सकते हैं हम लोग, ये एक फाइनाइट एपी है। दूसरा क्या आते हैं, मैंने लिया 3 8 13 18 23, इस तरह से 5 बचे डिफरेंस में। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 5 टर्म्स ले लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि टोटल 5 ही टर्म्स है, इसके आगे नहीं है, मतलब ये फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए फाइनाइट एपी हुआ। चलिए, तो सिंपल सा था डिफरेंस, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी दो तरह के एपी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने आराम से देखिए समझ गए। इनफाइनाइट में जैसे नंबर ऑफ टर्म्स में हमको पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हमको नहीं पता है,
वो कितने भी हो सकते हैं, आगे चलते जा रहे चलते जा रहे। फाइनाइट एपी मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, गिन सकते हैं, 4 5 10 जो भी है तुमको पता हो, है ना, गिन सकते हैं इसको, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। चलिए तो ये दोनों हमारे टाइप्स ऑफ एपी हो चुका है ना दोस्तों। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू चेक एन एपी। मीन्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, ये एपी है या नहीं है, गिवन एक सीरीज हमें दिया रहेगा। तो क्या हर एक सीरीज एपी थोड़ी होता है ना, हर एक सीरीज एपी थोड़ी हो सकता है। एपी खास चीज़ है ना, एपी कुछ खास ही है, अलग है, तभी तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना, एपी कुछ अलग ही है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया और उसको चेक करने की बोला, चेक करिए कि एपी है कि नहीं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4 10 16 22, ये ले लिया पहला एग्जांपल। 4 10 16 22 ऐसा करके चलते जा रहा है, ये ऐसे करके चलते जा रहा है। अब हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए सिंपल सा एक ही चीज़ हमको चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ये दो नंबर के बीच में यहाँ जो डिफरेंस है वही इस दोनों के बीच में है कि नहीं, वही इस दोनों के बीच में है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में चेक कर लिए कितना डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस लीजिए दोस्तों, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 10 नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 10 माइनस 4 कितना 6। फिर इन दोनों के बीच में लीजिए 16 माइनस 10 6, फिर इन दोनों के बीच में लीजिए 22 माइनस 16 फिर से 6। हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस एक ही जैसा चलते जा रहा है चलते जा रहा है। इसका मतलब ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है, लिख देंगे इट्स एन एपी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पे। एक और एग्जांपल 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। यहाँ डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस लीजिए, कैसे डिफरेंस लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे सेकंड माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और उसमें घटा दें माइनस 1 तो कितना माइनस 2 आ गया। तो यहाँ देखते क्या आ रहा है, तो यहाँ हम लोग डिफरेंस लेंगे कैसे, माइनस 3 में से घटाएंगे क्या, माइनस 1 को घटा दीजिए, ध्यान से साइन को ध्यान से कर देंगे। माइनस 3 में से क्या घटा रहे, माइनस 1 को, ध्यान से लिख के करेंगे। तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये माइनस 2 फिर से आ गया। फिर से इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या होगा, माइनस 5 माइनस करेंगे उसमें माइनस 3, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 फिर से इन तीनों के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है माइनस 2 ही कर रहे हैं हर बार। इसका मतलब कि भी एपी है, मतलब कॉमन डिफरेंस सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और ले लेते हैं माइनस 2 2 माइनस 2 2, एग्जाम्पल माइनस 2 2 माइनस 2 2। ठीक है, यही है ना, माइनस 2 2 माइनस 2 फिर 2। चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेके देखिए क्या आता है। तो 2 माइनस माइनस 2 2 प्लस 2 4 का डिफरेंस। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में लेके देखते हैं। तो माइनस 2 माइनस और माइनस 2 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो माइनस 4 हो गया। वाह, इन दोनों में देखते हैं क्या होगा, माइनस 2 सॉरी ये तो 2 है ना, 2 में से माइनस 2, 2 में से माइनस 2 घटेगा तो फिर ये 2 प्लस 2 हो गया तो 4 हो गया। अब बोलेंगे कि यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस तो सेम है ना, ये और ये, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, माइनस 4। साइन भी जरूरी है ना, 4 और माइनस में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये 4 है, ये माइनस 4 है, फिर से 4 आ गया, फिर से पूरा आया चाहे नहीं है यहाँ मत, उससे मतलब नहीं है। ये 4 के बाद क्या आया, माइनस 4, डिफरेंस यही खत्म हो गया। ये एपी नहीं है, नो इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। 1 1 2 2 2 3 3 3 कितना बढ़िया है, 1 1 2 2 2 3 3 3। अरे भाई ये तो बच्चे वाला पोएम हो गया, 1 1 2 2 2 3 3 3 3, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए देखने में तो लग रहा है अरे पैटर्न तो है, 1 2 बार हुआ, 2 3 बार हो रहा है, 3 जो 4 बार हो रहा है, तो 4 कितना बार होगा,
5 बार होगा, 5 कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, वो ठीक है पैटर्न है, लेकिन हर एक पैटर्न, हर एक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता ना, वही तो चेक करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 1 - 1 0। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए 2 - 1 1 आ गया, एक पता चलिए कि AP नहीं है, लेकिन और चेक करते हैं 2 - 2 ठीक है 0, फिर से डिफरेंस है अलग है 0 1 फिर आ गया 0, इन दोनों के बीच फिर से 0, इन दोनों में देखिए 3 - 2 1 का डिफरेंस, इसमें 3 - 2 0। अरे बार बार बदलते जा रहा है डिफरेंस, डिफरेंस सेम नहीं रह रहा है, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 इस तरह से चल रहा है, इसका मतलब AP नहीं है, इट्स नॉट एन AP, एक AP नहीं है दोस्तों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेथड टू राइट एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। क्या दोस्तों हमारा टॉपिक, मेथड टू राइट एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन रहेगा, तो हम लोग AP को लिख सकते हैं कैसे, ठीक है। तो जरा सा हम लोग समझेंगे कि AP को लिखते कैसे हैं। AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, A होता है। फर्स्ट जो टर्म होता है वो क्या होता है, A होता है, इसे डिनोट करते हैं पढ़ा था। सेकंड टर्म कैसे डिनोट करते हैं, तो आपने अभी देखा था कि AP जो होता है, जैसे कि 2 है और ये 5 है, 7 नहीं 8, इस तरह से बढ़ रहा है AP। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता करना है और हमें डिफरेंस पता है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हमको 5 पता करना है, कि 5 कैसे निकलेगा भाई, पता नहीं है हमको 5, लेकिन डिफरेंस बता रहा है कि 2 के बाद 2 फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस जो है 3 है, तो हम सोचे करिए 2 है उसके बाद डिफरेंस 3 है और +3 बोल रहा है, इसका मतलब 2 में +3 होगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या है 5। इसका मतलब हम लोग कर क्या है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो पिछला वाला टर्म है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 2 को डिफरेंस जो था उसमें ऐड कर देंगे, तो आ गया ना नेक्स्ट टर्म। अगर हमको 5 मालूम है तो 5 में क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे, डिफरेंस कितना है 3, ऐड कर दीजिए 8। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको पिछले वाला टर्म मालूम हो तो अगला टर्म निकालने के लिए सिर्फ उसमें डिफरेंस ऐड करते जाना है, क्या करना है, डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो चलिए देखिए, अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म में पता करना है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, तो थर्ड टर्म आप बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म जो था, सॉरी सेकेंड टर्म जो था उसको लिख दीजिए और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, हो गया। सेकेंड टर्म को लिखिए, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को लिखा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को लिखेंगे सेकेंड वाले को और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ से निकालना हो तो क्या करेंगे, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए अच्छे से कि ये A + 2D हो गया। फोर्थ को निकालना तो क्या करेंगे, थर्ड वाले को लिखेंगे और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 टर्म्स 4 5 जितना भी टर्म्स निकालने बोलेगा AP में हम लोग निकाल के AP लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको क्या मालूम हो, फर्स्ट टर्म पता हो A और कॉमन डिफरेंस पता हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हमें पता चल गया कैसे एक AP लिख सकते हैं। एक एग्जांपल इसका हम लेके समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस है 6, ठीक है। फर्स्ट टर्म का एग्जांपल ले लिए, फर्स्ट टर्म मीन्स A गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस बोला कि 6 है, ठीक है, तो AP लिखना है हमें। चलिए तो AP का जो फर्स्ट टर्म है हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो A ही होता है, मतलब 10 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म में हम लोग डिफरेंस को जोड़ते हैं फर्स्ट में, 10 + 6 कितना हो गया 16 हो गया। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, तो A + 2D करते हैं, अभी देखा ना A + 2D, तो A हो गया 10, 2 × D हो गया 6, तो 10 + 12 22 हो गया। और उसे अगर फोर्थ टर्म निकालें तो A + 3D, जैसे यहाँ पे अभी निकाला था, 10 + 3 × 6 18 + 10 28, ठीक है दोस्तों। तो AP हमारा क्या बन गया
10, फर्स्ट टर्म में 10, उसके बाद क्या आता है सेकेंड 16, फिर 22, 28, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग एपी को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जिसका नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये अब ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है। ये तो मतलब समझिए कि अभी फिर भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अब क्लास ही इंट्रोडक्शन के चैप्टर हम लोग समझ रहे हैं अभी ये चैप्टर है क्या। हमारा अगला टॉपिक है nth टर्म। मान लीजिए कि एक एपी है जिसका हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे करके चल रहा। ये एपी मान लेते हैं कि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट एपी है। तो अगर फाइनाइट एपी है तो कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा, तो 15 केस हम लोग गिन सकते हैं। तो फाइनाइट एपी अगर है तो यहाँ पे लास्ट कोई तो टर्म होगा, लास्ट टर्म आएगा ना कुछ ना, लास्ट टर्म। तो जो लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट टर्म एक एपी की होती है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, nth टर्म। इसी को कह देते हैं nth टर्म कह देते हैं। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग nth टर्म कह देते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हुआ nth टर्म का। दूसरा चीज, nth टर्म हम लोग इस तरह से कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म पता करना है ये मालूम है, जैसे हमको पता करना है सेकंड टर्म क्या होगा तो हम बोलेंगे सेकंड टर्म। दूसरा टर्म, हमको फिफ्थ टर्म पता करना तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म। हमको पांचवा टर्म बताओ, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता करना है, कितना नंबर वाला टर्म हमको जानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तो हमको n नंबर वाला, मान लें कि n टर्म हमको पता करना है। nth टर्म मीन्स कि n नंबर में जो आएगा वो वाला बताओ, तो उसको क्या बोलेंगे, nth टर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों, nth टर्म, है ना। मतलब नहीं पता था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमको पूछा कि पता नहीं है वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक, तो बताओ कि n नंबर में कौन सा टर्म आएगा, तो n नंबर वाला टर्म होगा क्या, n नंबर वाला टर्म nth टर्म होगा। जैसे फिफ्थ नंबर वाला टर्म क्या हो रहा है, फिफ्थ टर्म हो जा रहा है, तो n नंबर वाला क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा। तो उससे समझ सकते हैं कि हमें नहीं मालूम था कितने नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करने हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n होगा तो जो लास्ट वाला होगा उसी को क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी को nth टर्म हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो nth टर्म का एक फॉर्मूला भी हो जाता है। ठीक है, छोटा सा nth टर्म में निकालते कैसे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a, सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस डी, भी देखा था। थर्ड को लिखेंगे a प्लस 2d, फोर्थ को लिखेंगे क्या, a प्लस 3d। यहाँ पे आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर फर्स्ट टर्म है तो हमने सिर्फ a लिया, d नहीं लिया। सेकेंड टर्म है तो हमने तो a तो उसमें भी लिया, a तो सब में है, ठीक है, a तो सब में है तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। सेकेंड टर्म हो रहा है तो हमने d कितनी बार लिया है, देखिए बताइए, d हमने सिर्फ एक बार लिया है। थर्ड टर्म हुआ तो a तो लिया ही लिया, उसके साथ d कितनी बार लिया, 2 बार। फोर्थ टर्म हुआ तो a हमने कितनी बार लिया, a तो एक बार लिया, d कितनी बार लिया, 3 बार लिया। इसका मतलब कि जो भी टर्म मतलब फोर्थ, फिफ्थ, 10th जो भी टर्म हम निकालना चाह रहे हैं तो उसके निकालने के लिए a तो हम रखेंगे ही, साथ में d कितनी बार जोड़ेंगे, तो d जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम कर दीजिए, उतना बार जोड़ दीजिए। अगर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, क्या करेंगे, a तो लेंगे ही, साथ में d कितनी बार जोड़ेंगे, d 4 बार जोड़ेंगे। ऐसे आपको दिख ही रहा होगा, सेकंड में 1 बार, थर्ड में 2 बार, फोर्थ में 3 बार, तो फिफ्थ में 4 बार। सिक्स निकालना हो तो a तो लेंगे ही, d कितनी बार, 5 बार। हमको 100 निकालना है, 100th टर्म, a तो सब में रहेगा तो a इसमें भी रहेगा। और d बताइए कितनी बार, इससे एक कम कर दीजिए, 99 बार। जैसे यहाँ पे 6 था तो यहाँ 5 हो गया, 100 है तो 99 डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको nth टर्म पता करना है, मतलब हमको नंबर नहीं पता ये 100 है कि 200 है कि 1000 है,
या फिफ्थ है, टेंथ है, कुछ हमको नहीं पता, तो हम उसको क्या लिखेंगे, nth। ठीक है, नंबर है तो nth, n मान लिया, nth टर्म पता करना है। nth टर्म कैसे निकल सकता है, a तो उसमें भी लेंगे, ठीक है, a उसमें भी लेंगे, d कितनी बार लेंगे, तो d किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब उतनी बार लेना मतलब उतना बार मल्टीप्लाई करना। 100 तो 99 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 99 से मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ में कितने से होगा, तो अगर 100 है तो 99 से हुआ है, इसका मतलब ये 100 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, देख पा रहे हैं। 6 था तो यहाँ पे क्या 6 माइनस 1 इंटू डी हुआ है, 6 माइनस 1 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ अगर nth है तो ये n माइनस 1 से नहीं हो जाएगा, होगा ना। अगर ये nth टर्म है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म रहेगा ही, साथ में d कितनी बार आएगा, तो n माइनस 1 बार। क्यों, क्योंकि हम जब भी निकाल रहे थे, यहाँ देख रहे हैं फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 बार d ऐड हो रहा है, सिक्स में 5 बार हो रहा है, तो nth निकालेंगे तो n माइनस 1 बार होगा, n से कम, n माइनस 1 बार। तो यही हमारा क्या कहते हैं, फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। ठीक है, क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। nth टर्म इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। nth टर्म को देखिए 2-3 तरह से लिखा जाता है। nth टर्म को tn टर्म भी लिखा जाता है, tn। nth टर्म यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो nth टर्म को लोग tn करके भी लिखते हैं, nth टर्म को लोग an भी लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका है। nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म l से भी डिनोट करते हैं। ये 2-3 तरीका है लिखने का nth टर्म। nth टर्म को डायरेक्ट nth टर्म भी लिख दीजिए तो भी चलेगा, nth टर्म को आप tn लिख दीजिए तो भी चलेगा, nth टर्म को आप an लिख दीजिए तो भी चलेगा, nth टर्म को आप l लिख दीजिए, l मीन्स लास्ट टर्म, तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या दोस्तों, nth टर्म फ्रॉम द एंड। ये जो था nth टर्म, आप देख पा रहे हो कि हम लोग स्टार्टिंग से लिए हैं, स्टार्टिंग से जाते हुए nth टर्म, या स्टार्टिंग से जाते हुए nth टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे कि एंड से शुरू करेंगे और फर्स्ट की तरफ आएंगे। क्या करेंगे, एंड से शुरू होंगे और फर्स्ट की तरफ आएंगे। चलिए, मतलब कहने का कि हम लोग जल्दी से फटाक से करेंगे, इसको ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। देखिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो मतलब इस एपी को हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो अपना nth टर्म को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म। ठीक है, कैसे लिखेंगे, nth टर्म को लोग पहले लिखेंगे, ये आ गया nth टर्म। टर्म मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा इसीलिए। nth टर्म ये है, तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखेंगे लास्ट की जगह पे nth लिख लूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि ये nth टर्म है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, घटते क्रम में। अब ये जैसे बढ़ा था 1 2 3 तीसरा टर्म चौथा टर्म, तब क्या होगा, ये घटते में जाएगा, तो nth है तो ये क्या होगा, पीछे वाला n माइनस 1 होगा, इतना टर्म। उसके बाद क्या होगा, तो n माइनस 2th टर्म होगा, और क्या था n माइनस 3th। ऐसे करते करते जाएगा 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 जाएगा, लास्टली कहाँ तक पहुँचेगा, 2 फिर 1, मतलब सेकेंड और फर्स्ट तक पहुँच जाएगा वो, है ना। सेकेंड और फर्स्ट तक इस तरह से पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, इधर से यहाँ से ऐसे शुरू किया और यहाँ तक आ गया, मतलब एन से शुरू किया, -1 -2 ऐसे करते करते 1 तक आया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से हमको nth टर्म निकालना है, लास्ट से, एंड से nth टर्म। ठीक है, फ्रॉम द एंड। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि nth टर्म है, मतलब ये भी एक एपी है, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा, फिर भी तो एपी तो है ना, घटते क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में था तो ये घटते क्रम में। ये हमारा क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और वो क्या है, वो इधर से अगर देखें तो वो क्या है, वो लास्ट टर्म है ना। इधर से देखें तो ये फर्स्ट है, वो लास्ट है। तो हमें यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म लिखना हो, फर्स्ट टर्म इस एपी का, तो क्या होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें nth टर्म दिख रहा है,
इस एपी का फर्स्ट टर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड है। मतलब इस एपी का जब उल्टा हमने लिख दिया तो ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड है ना, ये लास्ट से है, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो nth टर्म होगा फ्रॉम स्टार्टिंग। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि हम इसको जब उल्टा लिख देंगे तो ये जो इसका फर्स्ट टर्म होगा एंड से वो क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझते जाइए मेरी बातों को। फिर देखिए सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, तो वो है n माइनस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से n माइनस वन टर्म है तो वो कितने बराबर है, समझ पा रहे हैं ना, ये सेकेंड टर्म है तो ये मतलब स्टार्टिंग वाले से कितना होगा, तो n माइनस वन टर्म के बराबर है। तो n माइनस वन टर्म कितना होता है, तो a प्लस n माइनस वन नहीं सॉरी n माइनस टू इंटू डी। अब इसको मैं जरा सा ओपन करना चाहता हूँ, यही पे समझाना है मेन चीज़ ये होगा। इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ये माइनस डी ऐसे है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं इसको जरा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये a प्लस यहाँ तक इन दोनों से कॉमन ले लिया d, तो n माइनस वन इंटू डी माइनस डी, ये मैं लिखना चाहता था। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड में भी था, यहाँ भी है सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड में भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और उसमें क्या हुआ है एक d माइनस हुआ है। मैं यहाँ पे आपको थर्ड टर्म में दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए थर्ड टर्म तक आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियरली। अगर थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालें तो क्या होगा, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, n माइनस टू टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है, n माइनस टू टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है ना, तो कितने के बराबर है, तो n माइनस टू टर्म स्टार्टिंग मतलब a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसको भी इसी तरह से अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस एन डी माइनस थ्री डी, a प्लस एन माइनस डी माइनस टू डी कर लेते हैं, ठीक है। तो a सॉरी n माइनस वन, यहाँ पर एन डी माइनस डी माइनस टू डी, ये a प्लस यहाँ से d कॉमन, तो n माइनस वन इंटू डी माइनस टू डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ भी है, फर्स्ट टर्म में जो था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ भी है, सेकेंड टर्म में भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, थर्ड टर्म में भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। फर्क क्या पड़ रहा है कि फर्स्ट टर्म में इसके बाद कुछ नहीं था, कोई माइनस नहीं था। सेकेंड टर्म में आया तो ये तो है बट उसमें एक बार डी माइनस हुआ, याद रखिए सेकेंड टर्म आया है लास्ट से तो एक बार डी माइनस हुआ। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड से आया है, ये तो है ही दो बार आया। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड दो बार ए माइनस हुआ डी। इस तरह से पैटर्न समझ पा रहे हैं। अगर मैंने फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड लिखा तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन जो डी तो होगा ही, उसमें कितनी बार डी माइनस होगा, तीन बार। फिफ्थ टर्म में आएंगे फ्रॉम द एंड तो ए प्लस एन माइनस वन जो डी तो होगा ही, माइनस फोर डी होगा, चार बार डी माइनस होगा। जितना टर्म लेंगे उसमें से एक कम करके डी माइनस होता चला जाएगा, उतने बार डी माइनस होता चला जाएगा। अगर टेंथ टर्म लेंगे फ्रॉम द लास्ट तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन जो डी तो रहेगा ही, साथ में डी कितनी बार माइनस हो जाएगा, 9 बार, एक कम उससे। तो थर्ड टर्म में से 2 बार माइनस हुआ, सेकंड टर्म में 1 बार माइनस हुआ, तो टेंथ टर्म में 9 बार माइनस होगा। तो इससे हम समझ पाएंगे। देखिए आगे मैं यहाँ पे रब करके लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रब करके आपको समझाता हूँ कि nth टर्म जब होगा फ्रॉम द लास्ट तो क्या होगा। तो जब nth टर्म फ्रॉम एंड होगा, nth टर्म से करते 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 हम आगे बढ़े और पहुंच गए हैं nth टर्म तक। nth टर्म मैंने यहाँ शुरू हुआ है, हमारा उल्टा चल रहा है, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पहुंच गए। nth टर्म फ्रॉम द एंड पे जब आए तो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर, एपी मैंने यहाँ पे मिटा दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एपी को यहीं पे लिख देता हूँ। एपी कैसा था, पहले nth टर्म, फर्स्ट में nth टर्म आ गया था, जब रिवर्स में लिखा था मैंने तो पहले nth टर्म आ गया,
फिर n माइनस वन टर्म आ गया था, और उसके बाद क्या आ गया था, n माइनस टू टर्म आ गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया था, n माइनस टू टर्म, और उसके बाद ऐसे करते मतलब n माइनस थ्री टर्म, और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए थे फर्स्ट टर्म की तरफ, है ना। पीछे चलते चलते फर्स्ट टर्म की तरफ हम लोग पहुंच चुके थे। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड से अगर गिने तो nth टर्म कौन सा है, ये तो फर्स्ट टर्म के बराबर है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। देख पा रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड गिन रहे हैं, इसको रिवर्स करके जब गिने तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये ए से हमें फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन ये ए समझने से कि ए आया कैसे तो फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। समझिए कि ए आया कैसे, देखिए सेकेंड टर्म के लिए हमने क्या लिखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक बार डी माइनस हुआ, सेकेंड के लिए एक बार डी माइनस हुआ, थर्ड के लिए ए प्लस एन माइनस वन डी है, दो बार माइनस हुआ डी। तो अगर एन टर्म पे पहुंचेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मतलब होता, और डी कितनी बार माइनस होता है दोस्तों, डी कितनी बार माइनस, जल्दी से बताइए। फर्स्ट टर्म में थे तो डी एक भी बार माइनस नहीं हुआ, सेकेंड टर्म में तो डी एक बार माइनस हुआ, थर्ड टर्म में डी दो बार माइनस हुआ है, मतलब एक एक कम करते जाएंगे। तो एन टर्म में पहुंचेंगे तो एन माइनस वन बार डी माइनस होगा, कितनी बार, एन माइनस वन बार। थर्ड टर्म में थे तो दो बार डी माइनस हुआ, तो एन टर्म में पहुंचेंगे तो डी कितनी बार माइनस होगा, एन माइनस वन बार। चलिए यहाँ देखिए एन माइनस वन इंटू डी प्लस और एन माइनस वन इंटू डी माइनस में कट गया, एन माइनस वन इंटू डी प्लस में है पूरा, एन माइनस वन इंटू डी माइनस में भी है पूरा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए, क्या बचेगा ए। तो मतलब ये जो ए आया है इस तरीके से करने पाया होगा, ए कैसे आया था, ऐसे आया जब आपको दिख नहीं रहा था, है ना, दिख नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों ने देखा ये ए कैसे आया, समझा कि ये कैसे आया होगा। तो अगर इस चीज को हम लोग गौर करें, पूरे ये से यहाँ तक जिसको गौर करें तो ये एक फॉर्मूला नहीं बनता हुआ दिख रहा है, कैसे कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक्चुअली देखिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग था, तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला था, nth टर्म का। हमको लिख सकते हैं इस पे ये nth टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग, ये ध्यान रखना है nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, माइनस माइनस क्या है, माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, क्या है, माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है, चलिए देखिए हमारा अगर फाइनल फॉर्म लिख देता हूँ, क्या होगा हमारा फाइनल फॉर्म कि हमें nth टर्म फ्रॉम एंड जब भी पता करना हो, nth टर्म फ्रॉम एंड पता करना हो तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये सब हटाइए, nth टर्म फ्रॉम एंड पता करना हो तो क्या करना होगा, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लिखना होगा और उसमें माइनस कर देना होगा n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एल nth टर्म क्या होता है, एल होता है ना, या एल मत लिखिए तो ठीक है, ए एन लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखना है ये फ्रॉम एंड है, ये हमेशा ध्यान रखना है ये एंड वाला है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वाला ए एन ही होता है और उसमें n माइनस वन इंटू डी कर दिया जाता है, मीन्स ऐसे, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। जब भी हमको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग लिखिए और उसमें से n माइनस वन इंटू डी घटा दीजिए। क्या करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड जब निकालना है तो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग लिखिए और उसमें n माइनस वन इंटू डी माइनस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से याद रहे, है ना। अभी मान लेते हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, एक और तरीका देखेंगे कैसे फटाक से याद हो जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे पिछले वाले फॉर्मूला से। चलिए देखिए
पीछे जो पढ़ा था हमने ए एन एनेट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बड़ा आसान है ना। हमको स्टार्टिंग से एनेट टर्म निकालना है तो क्या करना होगा, ए एन के लिए फर्स्ट टर्म लिखेंगे, एनेट टर्म एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ओके, एनेट टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो क्या करेंगे, ए एन फ्रॉम एंड निकालना है तो क्या करेंगे, ए एन फ्रॉम एंड, लिख नहीं पा रहा हूँ, ए एन फ्रॉम एंड निकालना है तो क्या करेंगे, ए एन फ्रॉम स्टार्टिंग, ए एन फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, लिख दो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये ज़्यादा आसानी से याद हो पाएगा, बताइए क्यों, क्योंकि एल से हम लोग फटाक से समझ जाएंगे कि ये क्या है, लास्ट टर्म है। यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि एन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं और उसमें ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी जोड़ते हैं, और उसका जब उल्टा करते हैं कि एन टर्म फ्रॉम द एंड निकालना होता है तो क्या करते हैं, ए नहीं फर्स्ट टर्म नहीं लास्ट टर्म लिखते हैं और एन माइनस वन इंटू डी जोड़ते नहीं घटाते हैं। तो समझ पा रहे हैं, मतलब फाइनली यही दो फॉर्मूला है। एन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए फॉर्मूला हम लोग अच्छे से क्लियर हो गया, समझ गए। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर हो रही है बट हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। चलिए देखिए, ये काम कहाँ आता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी वहाँ काम होता है जहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछा होता है कि 3 नंबर एपी में है, ठीक है, उनका सम कुछ दे दिया रहेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसे करके दे दिया रहेगा, ठीक है, और हमें फाइंड करना होगा तीनों टर्म्स के हैं। तो इस तरह के सम में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यूज़ करना होगा कि टर्म्स हमें क्या लेना चाहिए ताकि आसानी हो जाए हमें सॉल्व करने में। मतलब हमें जो 3 टर्म्स एपी में लेंगे वो क्या लेंगे ताकि आसानी हो जाए। कि टर्म्स तो हम लोग ये भी ले सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ए ले लिया, एपी में है तो ए पहला टर्म ले लिया, दूसरा टर्म को ए प्लस डी ले लिया, तीसरा टर्म को ए प्लस टू डी ले लिया, ये भी तीनों एपी में है, ठीक है। लेकिन क्या ये करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा? आंसर इज नो। तो आप सॉल्व करेंगे तो समझ पाएंगे कैसे करने से आंसर आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कि कुछ समझते हैं और देखते हैं कि क्या ले सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें 3 है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो हम लोग टर्म्स क्या क्या ले सकते हैं। देखिए एक ले लेंगे ए, इससे पहला वाला टर्म को ए माइनस डी ले लेंगे और उसके बाद वाले को ए प्लस डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 लेना है तो एक ले लेंगे ए माइनस डी, दूसरा ले लेंगे ए और तीसरा लेंगे ए प्लस डी। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है तो आप देख ही सकते हैं, डी जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, डी जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना, डी का हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। 4 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे तो हमें 4 टर्म्स कैसे लेंगे। देखिए एक लेंगे ए माइनस 3d, दूसरा लेंगे ए माइनस डी, तीसरा होगा ए प्लस डी, चौथा होगा ए प्लस 3d। इस तरह से हम लोग 4 टर्म्स लेंगे। क्या लेंगे? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस हमको कितना दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, प्लस 2d करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ प्लस 2d, फिर प्लस 2d, तो मतलब 2d का डिफरेंस। और चलिए लास्ट 5 टर्म्स हमें लेने हो तो क्या करेंगे। 5 टर्म्स लेना भी बड़ा ही आसान है, उसमें भी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या क्या ले सकते हैं,
पहला ए माइनस डी, दूसरा ए माइनस टू डी, पहला ए माइनस टू डी, दूसरा ए माइनस डी, तीसरा ए, चौथा ए प्लस डी, पांचवा ए प्लस टू डी। ठीक है, डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस, यहाँ से आने के लिए डी ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ डी, यहाँ से यहाँ डी, यहाँ से यहाँ डी, तो हमें डी कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो आप इस टेबल को देख के एक चीज कॉमन समझ पा रहे हैं कि 3 लिया है तो 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि डी कट जाएगा, तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इन सबको जोड़ के देखिए, तो माइनस 3d माइनस डी माइनस 4d हो गया, प्लस डी प्लस 3d प्लस 4d, तो माइनस 4d प्लस 3d प्लस 4d कट के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए पाँचों को जोड़ दीजिए, माइनस 2d माइनस डी माइनस 3d डी प्लस 2d 3d, तो 3d कट जाएगा। तो हर बार हम देख रहे हैं कि ऐसे टर्म्स हमने लिए हैं जो कि अगर हम क्वेश्चन में बोल दें कि सम इतना है, कुछ दे दिया सम, अगर 3 नंबर इसका सम दिया हुआ है तो इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, फिर ये डी तो डी कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा जो कि होगा 3a, 1 2 3 3a, और इससे हमारा a का वैल्यू पता चल जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने ये लिया है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने इस तरह का टर्म क्यों लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप ज़रूर नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, मैं तो कहता हूँ ज़रूर करना चाहिए, है ना, ज़रूर करें क्योंकि आपको बहुत काम आएगा और याद भी रखें इसे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, और एक्चुअली ये लगभग समझिए कि लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, हाँ लगभग लास्ट टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से हम लोग इसको भी कंप्लीट करते हैं, फटाफट से हम लोग भी इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पहले रब कर देता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी। क्या है दोस्तों, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी। शुरू का मतलब पहला n टर्म्स, कितना टर्म्स हमें नहीं पता, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ बोलेगा 10 टर्म का निकालिए, 15 टर्म का निकालिए, 20 टर्म का निकालिए, नहीं पता, मान लिया n टर्म्स, तो पहले n टर्म्स का हमें सम निकालना है। सम को समझ पा रहे हैं, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 5 7, ये हमारे पास एक एपी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। सम के लिए क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16। ठीक है, इस तरह से सम निकालना होगा। तो अगर एपी में हमें बोल देगा, ये तो ठीक है फाइनाइट एपी था, इनफाइनाइट एपी क्या है बोलिए, हमें बहुत सारे टर्म्स है, 100-200 टर्म्स है, फाइनाइट है बट 100-200 टर्म्स है जिसको हम लोग कॉपी में लिख के दिखा नहीं सकते। तो मान लेते 100 टर्म्स है, उसमें बोला कि 80th टर्म, 80 नंबर पे जो टर्म आता है वो बताइए हमें। ठीक है, वो तो हम लोग nth टर्म के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन बोलते हैं कि 80 नंबर पे जो टर्म्स, मतलब 80 नंबर तक का सम बता दो। इस तरह से लिखते लिखते हम लोग जाएंगे 80th टर्म हमारा जो होगा वहां तक हमको क्या जोड़ के निकालना हो, तो क्या जोड़ के निकालना इस तरह से पॉसिबल है नहीं, इतना कौन जोड़ेगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। सम मतलब समझिए टर्म्स का हम लोग सम कर देंगे, जितने भी टर्म्स हैं ये भी उसको हम लोग जोड़ देंगे इस तरह से, और उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं तो उसको हम लोग मैनुअली जोड़ के तो निकालेंगे नहीं, इसलिए हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए फिर से भाई, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या होता है दोस्तों, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 3d,
थ्री डी। फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस फोर डी, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं nth टर्म, कहाँ जाते हैं nth टर्म तक। nth टर्म तक अगर कर दिए तो क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक, चलिए इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लिया जाए सबको। इधर देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म करते करते nth टर्म तक जो ऐड करके आएगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एस से। कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, एस से। क्या हमारा क्या है सम है, किसका सम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करते करते nth टर्म तक ये हमारा पूरा सम है एस। इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू, इसको जोड़िए एक बार, देखिए ए है ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि अलग अलग पता चलेगी कौन सा मैं लिख रहा हूँ। ये पहला वाला का लिखा, दूसरे वाले का ए प्लस टू डी लिखा, तीसरे वाले का ए प्लस थ्री डी लिखा, चौथे वाले का ए प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने देखिए गलती कर दिया ना, ठीक है। फर्स्ट में होगा तो सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा ना, ए प्लस डी होगा सिर्फ, और थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म में ए प्लस डी, ठीक है। ये तो सिर्फ गलती हो रहा है यहाँ पे, ये ए प्लस डी होगा, यहाँ पे ए प्लस टू डी होगा, और ये ए प्लस फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस थ्री डी, और ऐसे करते 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 nth टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक मतलब हमें ऐड करना है, ठीक है। इन इधर इक्वल टू इधर वाले को सब ऐड करके हम लोग ऐसे लिखे और इन सबको ऐड करके हमने ऐसे लिखा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, कहाँ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगर मैं क्या करूं एस जो लिखा हुआ है हमारे पास उसको यहाँ लिखते हैं एस। इन सभी टर्म्स को क्या करें उल्टा लिख दें। उल्टा मीन्स ये वाला जो लास्ट टर्म है मैंने nth टर्म जो है उसको पहले लिखे, मैंने वही रिवर्स ऑर्डर में जैसे हम लोग पहले कर रहे थे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ये वाला को पहले लिखेंगे nth टर्म को, फिर n माइनस वन टर्म को, ऐसे करते करते पहुंचेंगे फर्स्ट टर्म तक। चलिए तो फर्स्ट में क्या लिख देंगे nth टर्म को लिखेंगे, ये हमारे nth टर्म में पहले लिखेंगे, फिर n माइनस वन टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इस तरह से चलते जाएगा और हम लोग कहाँ पहुँचेंगे तो फर्स्ट टर्म तक ए तक पहुँच जाएंगे, इस तरह से फर्स्ट टर्म ए तक पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास देखिए इसको मान लिया जाए इक्वेशन वन है, ये क्या है इक्वेशन वन है हमारे पास, और इसको मान लिया जाए इक्वेशन टू है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू ए प्लस डी इस तरह से गया हुआ है, मतलब ए से लेकर के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक गया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और एस जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से करते हुए ए तक गया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में उन दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग वन एंड टू, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो एस और एस को लेफ्ट साइड में एस और एस को जोड़ा तो टू एस आ गया इक्वल टू, चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सीक्वेंस वाइज जोड़ेंगे, देखिए कैसे, ये पहला वाला जो लिखा हुआ है इसका जो पहला वाला लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ेंगे इसको, पहला पहले के साथ। देखिए ए है यहाँ पे सिर्फ तो ए है, और यहाँ पे क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके साथ ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हो जाएगा टू ए कैसे, ये जो पहला वाला था ये इसके पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो ये ए और ये ए मिल के टू ए हो जाएगा, और एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। दूसरा ये देखिए ए प्लस डी है, और ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको थोड़ा सा मुझे खोल के दिखाना पड़ेगा, ये ए प्लस एन डी, इसको खोल देता हूँ, ए प्लस एन डी माइनस टू डी है, और यहाँ पे क्या है ए प्लस डी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने ये यहीं पे लिखा दिया, इसको साइड में लिखना चाहिए था। देखिए इसको और इसको जोड़ना है ना, ए प्लस डी है इधर वाला, और उधर वाला क्या है, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो एन डी माइनस टू डी, ए और ए टू ए हो गया हमारे पास, और एन डी तो है ही, ये एन डी है,
और d माइनस टू डी माइनस डी बचा, ये फिर से क्या आ गया 2a+n-1 कॉमन, डी कॉमन आ गया तो n-1 × d। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको और इसको ऐड किया तो फिर से आ गया 2a+n-1 × d। ये क्या हो गया भाई, फिर से वही आ गया। इतना हैरान होने की बात नहीं है, हर बार यही आने वाला है। फिर इसको भी जोड़ेंगे इसके अगले वाले टर्म्स के साथ। तो अब दो तक अब देख लिए, दो चीज में दो टर्म्स में ऐसा हुआ तो आगे भी हम बता देते हैं ऐसा ही होने वाला है। फिर से वही आएगा 2a+n-1 × d दोबारा हो जाएगा। कैसे आएगा मैंने यहाँ पे दिखा के दिया है, देख लीजिए a+d और a+n-2 × d को खोल के मैंने जोड़ दिया तो क्या आ गया, फिर से 2a+n-1 × d आ गया। तो अगला टर्म को भी अगर करेंगे तो ऐसे ही 2a+n-1 × d हो जाएगा, 2a+n-1 × d फिर से आएगा। और ये कब तक चलेगा, क्या हमेशा चलेगा ऐसे ही? ये कितनी बार आएगा, मतलब ये ऐसे टर्म्स कितनी बार आएंगे? तो अब बताइए जरा सा यहाँ देख के, ये a से शुरू हुआ, ये कहाँ तक गया है? क्या बोलेंगे n-1 बता, n-1 नहीं, इसको तो भूल गए ना, d किया है n-1 बार। ये कितने बार, टर्म्स कितने हुए? टर्म्स देखिए ना, ये AP मैंने लिखा है किसमें कितने टर्म्स हैं, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा चौथा करते करते कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। n टर्म तक गए तो मतलब n टर्म्स है हमारे पास। तो जब n टर्म्स है हमारे पास तो ये जब हम जितनी बार जोड़ेंगे कितनी बार आएगा, ये n बार आएगा। अप टू, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, अप टू n टर्म्स। कितनी बार आएगा दोस्तों, इस तरह से ये जो जोड़ के आएगा ये कितनी बार आएगा, क्योंकि हमारे पास n टर्म्स है तो हम n बार, एक बार ये जोड़े तो ये आया, दूसरा बार जोड़े तो ये, तीसरा बार में फिर से ये आया। तो ऐसे कितनी बार जोड़ते जाएंगे, n बार। तो ये कितनी बार आएगा, अप टू n टर्म्स तक ऐसे आते रहेगा। इसका मतलब 2s इक्वल टू 2a+n-1 × d। इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, कोई चीज n बार आ रहा है तो n से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, n बार किसी चीज को जोड़ना है हम उसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, मान लें हमको 5 को 3 बार ऐड करना है, 5 को हमें 3 बार ऐड करना है, तो हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ जो आएगा 15, ये भी तो 15 ही आएगा। कोई नंबर को जितनी बार ऐड करना है, 3 बार 5 को ऐड करना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, तो आंसर वही है। ठीक है, तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई करना, जितनी बार जोड़ना चाह रहे हैं उससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार, n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, s का वैल्यू। देखिए फॉर्मूला आने वाला है, s इक्वल टू क्या होगा, n/2, इधर आ जाएगा n/2, इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2a+n-1 × में d। देख पा रहे हैं दोस्तों फॉर्मूला, n इक्वल टू 2a+n-1 × d। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे पास सम का फॉर्मूला भी आ चुका है, 2n/2 × 2a+n-1 × d। चलिए हम लोग कुछ और देखेंगे, इसको किस तरह से और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, हम लोग सम को लिख सकते हैं n/2 × 2a+n-1 × d करके। अब देखिए इसको मैं खोलता हूँ थोड़ा सा, इसको लिखता हूँ a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख दिया, n-1 × d। ध्यान दीजिए ये a को मैं यही रहने देता हूँ, प्लस इस चीज को ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए कौन है, पहचानिए इस शख्स को, a+n-1 × d। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, यही आया था, क्या आया था, ये a+n-1 × d। याद कीजिए कौन है ये, अरे ये भैया nth टर्म है। ये भाई साहब कौन है, अरे ये nth टर्म है, फ्रॉम द स्टार्टिंग है, ये nth टर्म तो फ्रॉम द स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग से अगर nth टर्म लेते हैं, एंड से नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से अगर nth टर्म हम लोग लेते हैं तो ये उसी का फॉर्मूला है ना, a+n-1 × d। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको an लिख सकते हैं। ठीक है, और आप बुक्स में देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली इसको an ना लिख करके क्या लिखा जाता है, a+l लिखा जाता है।
एन भी चलेगा, ये भी चलेगा, हम लोग ये याद रखें, n/2 इंटू ए प्लस ए एन मीन्स nth टर्म। लेकिन ज़्यादातर अब ये लिखा हुआ पाएंगे क्योंकि ये याद करना आसान है। क्या है? आसान है कि s इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। ठीक है, इससे समझिए कितना जबरदस्त फॉर्मूला, छोटा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। अगर हमको n नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म पता चल जाए, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म अगर पता चल जाए क्वेश्चन में, तो हम लोग फटाक से ये फॉर्मूला लगा देंगे और सम निकाल लेंगे, बजाय इतना लंबा करने की। ये लंबा थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है लंबा, है ना, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा कर देता है। लेकिन ये अगर मालूम हो तो हमारा काम बहुत आसान कर देगा, अगर हमें लास्ट टर्म मालूम हो तो। चलिए, तो हमारे पास सम का दो तरह से फॉर्मूला आ गया, जब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे को रख कर देता हूँ। ये देखिए थोड़े से बड़े अभी लग रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े हमको करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली है चैप्टर आसान। ठीक है, आपको समझने का दे रहे, बस एक बार इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाइए, कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। बस ये चैप्टर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स, ये जो मैंने लिखा था इसको s ना लिख करके Sn भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, Sn क्यों? Sn का मतलब होता है सम अप टू n टर्म्स, सम अप टू n टर्म्स मीन्स सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1/d। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स और जो nth टर्म होता है उसमें क्या कुछ रिलेशन है क्या? हमको अगर सम ऑफ n टर्म्स मालूम हो तो उससे क्या हम लोग nth टर्म पता कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मतलब हट के क्वेश्चन हो गया कि अगर हमको सम मालूम है nth टर्म का, n टर्म तक का सम मालूम है, उससे क्या हम nth टर्म निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये तो हमें चाहिए ही, इसको मैं रब नहीं करता हूँ। हमें क्या करना है? Sn लिखना है। ठीक है, लिख दिए, Sn-1 लिखना है। अभी Sn-1 क्या है? जैसे n लिखा, इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn-1 लिखूंगा तो सम ऑफ n-1 टर्म, जैसे कि सम ऑफ 10 टर्म्स, और ये हुआ सम ऑफ 9 टर्म्स। मतलब 9 नहीं लिख के 10-1 जान से आपको घुमा रहा है, 9 ना लिख करके 10-1 लिख रहा है, तो एक्चुअली क्या है? ये 9 है, मतलब 10th टर्म, n टर्म, और ये n से कम n-1 टर्म। जैसे n था तो यहाँ भी n हो गया, n-1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी n-1 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला में क्या चेंजेस होता है देखते जाइए। n था तो n, तो n-1 तो n-1, 2a प्लस n था तो n-1 हुआ, n था तो n में से एक कम हुआ, तो n-1 तो ये पहले से है, उसमें एक और n-1 होगा, n-1 पहले से है तो एक और -1 होगा ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Sn-1 क्या हो गया? n-1/2 इंटू 2a प्लस n-2 इंटू d। इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको 2। करते क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से घटा देंगे, मतलब 1-2 करेंगे, तो 1-2 कीजिए, Sn माइनस कर दीजिए Sn-1, देखिए क्या आता है, देखिएगा क्या आता है। Sn में से Sn-1 घटाना है, तो Sn का हम लोग वैल्यू लिखेंगे, क्या है वैल्यू हमारे पास? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, माइनस इसका वैल्यू लिखेंगे तो n-1/2 इंटू 2a प्लस n-2 इंटू d। इसका हमें सॉल्व करना होगा दोस्तों। थोड़ा सा ये मैं जान रहा हूँ कि लंबा तो जाएगा, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व तो करना ही होगा ताकि हम लोग समझ सकें। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें? समझ सकें। ठीक है दोस्तों,
चलिए तो चलिए हम लोग इसको करते हैं आगे। नीचे जगह तो इतना खास है नहीं, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ हो पाए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो मेन ये तो थोड़ा सा सॉल्व लगभग लग रहा है, बट सॉल्व वही नहीं लग रहा, क्योंकि उसी में दो टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। दो टर्म्स मतलब n-1 के चलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको n/2 -1/2 कर लेंगे, ठीक है। n/2 -1/2 कर लेंगे, और उसके साथ ये 2a + n-2 × d, इस तरह से। तो देखिए आगे क्या होगा, ये n/2 × 2a + n-1 × d रहेगा माइनस। अब ये n/2 इस पूरे साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा n/2 × 2a + n-2 × d, और 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए n/2 के सामने माइनस था, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस हुआ। ये -1/2 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +1/2 × 2a + n-2 × d, ठीक है। तो नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा सा रब करके ऊपर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए फटाफट कि इसके आगे हम लोग आ रहे हैं ऊपर। और समझिए ये Sn - Sn-1 अब क्या होगा, इसको मैं लाइन दे दूँ कि ये समझ में आएगा ना, ये नीचे वाला था। चलिए तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं पूरे में। नीचे का 2 एलसीएम हो गया पूरे में ही 2, ठीक। अब ऊपर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग इसको आसान कैसे कर सकते हैं। कोई चारा नहीं दोस्तों, इसको करना ही होगा, थोड़ा सा लंबा है बट करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहले तो n को बाहर रहने देते हैं, नीचे लिख कर ही देते हैं। n × 2a क्या हो गया, n × 2a 2an हो गया। n को इससे करेंगे तो प्लस n-1 × d × n, ठीक। चलिए आते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस n × 2a -2an, ठीक। फिर -n × इससे कर देंगे तो फिर माइनस ही होगा। n जिस तरह से यहाँ लिखा है वैसे लिखेंगे, n-2 × d × n, ठीक। फिर यहाँ आते हैं, ये क्या है, यहाँ तो 1 है, तो 1 × 2a + 2a होगा। 1 × n-2, तो ये तो वही रहेगा n-2 × d। चलिए अब थोड़ा आसान लग रहा है, कल ही सब मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो 2an, यहाँ जो कट रहा सो काट ही दें, 2an से 2n कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें n × dn, ठीक है, n² d, ठीक है। -1 से करेंगे dn को तो -dn हो गया। फिर यहाँ पे बचा, देखिए n × dn माइनस में है तो -n² d, फिर माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +2dn + 2a है, प्लस ये क्या है dn - 2d, dn - 2d बाई क्या है 2, आ गया ये n² d में से n² d कट गया, dn से dn कट गया, ठीक है। बचा क्या, मेरे पास बचा 2 कॉमन बचा सब में से, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2 कॉमन बचा, और बाकी बचा क्या है dn + a - d अपॉन 2 से 2 भी कट गया, तो फाइनली क्या बचा a + dn, यहाँ से देखिए a प्लस बस खत्म हो गया है, a + dn - d, ठीक है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, a + d कॉमन ले सकते हैं, तो n-1 बचेगा × d। फिर से दोस्तों आपके साथ सामने ये सब आ चुका है, a + n-1 × d, ये क्या था, ये भी बताया था, an है n भाई, ये क्या हो गया Sn-1 × क्या हो गया an आ गया। फाइनली हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके पूरा दिखाया है। पहले तो क्या किया, इसको लिख दिया,
इसको n/2 -1/2 करके लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n/2 को पूरे से मल्टीप्लाई किया, -1/2 इसे माइनस है तो +1/2 इसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको क्या किया एलसीएम ले लिया, n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट खोल के पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, जो जो कटा कटते गया फाइनली ये आ गया हमारे पास a + n - 1 × d, ये क्या होता है an होता है। तो हम लोग फाइनली रिजल्ट समझेंगे क्या कि सम ऑफ n टर्म्स और an में क्या रिलेशन है कि जब भी हम Sn में से Sn-1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास an आ जाता है, ये याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट वाला मतलब कि क्या बोले इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट वाला रिजल्ट है, ठीक है कि Sn में से Sn-1 मैंने माइनस कर दिया तो क्या आ जाता है an आ जाता है, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया an निकालने का। जब हमको सम ऑफ n टर्म्स मालूम हो तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म तो घटा देते हैं तो इक्वल टू an आ जाता है, इक्वल टू an। Sn में से Sn-1 को माइनस कर दो तो an आ जाएगा, फिर से रटो, Sn में से रटो नहीं मतलब रिवाइज करो, ठीक है। Sn में से Sn-1 घटा देंगे an आ जाएगा, Sn में से Sn-1 घटा देंगे an आ जाएगा, बस Sn में से Sn-1 घटा देंगे an आ जाएगा। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक बच रहा है, फिर से बोलो Sn में से Sn-1 घटा देंगे तो an बचेगा, क्या Sn में से Sn-1 घटा दो an बचेगा, ठीक है। एकदम रट के एकदम मतलब रट ही लो, एकदम मुंह पे होना चाहिए एकदम तुरंत। चलिए हमारा एकदम लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। बस अब ये चैप्टर खत्म है ना, इतने से हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आइए फटाक से अरिथमेटिक मीन क्या होता है ना। मान लिया कि A B C तीनों क्या हैं R in AP, A B C तीनों टर्म्स क्या है AP में, तो जो मिडिल वाला टर्म्स है इसी यही होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर तीन टर्म्स AP में हैं तो जो मिडिल टर्म होता है वही उसका अरिथमेटिक मीन होता है। मीन हम समझ पा रहे हैं, एवरेज को बोलते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा एवरेज, और पहले भी पढ़ा होगा एवरेज, ये इसको मीन कहते हैं। तो ये अरिथमेटिक वाला मीन है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो एवरेज होता है वो अरिथमेटिक मीन ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन 3 नंबर हमें गिवन है, तो अरिथमेटिक मीन कौन है, बीच वाला। अगर 3 नंबर एपी में है तो अरिथमेटिक मीन कौन है दोस्तों, बीच वाला। बीच वाला मीन्स बी। ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, देखिए अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एपी में है, क्योंकि वो एपी में है ना दोस्तों। नहीं है, मैंने मान लिया है कि वो एपी में है, तो वो अगर एपी में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, बी माइनस है, बोला था ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बोला था ना थर्ड माइनस सेकेंड, तो सी माइनस बी को उधर ले आइए तो बी माइनस प्लस बी और ए को उधर ले जाइए ए प्लस सी। बी को मैंने उधर इधर ले आया तो प्लस बी हो गया, ए को उधर ले गया तो प्लस ए हो गया। बी प्लस बी 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। और आपने कहीं पे एक जगह और पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मीन होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। कुछ याद आया दोस्तों, जरूर याद आया होगा आपको ये देख के कि हमने पहले पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 अरिथमेटिक मीन। एवरेज निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो वही तो यहाँ भी आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए सी बाई 2, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए सी बाई 2। तो यहाँ से भी हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता चल गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कैसे आता है।
तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू इसलिए आता है, क्यों? ये AP में होता है तो B इक्वल टू A प्लस C बाई टू होता है ना, B इक्वल टू A प्लस C बाई टू होता है, इसीलिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है। तो चलिए ये दोनों हमारा क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो अरिथमेटिक मीन वाला चैप्टर है ये हमारा होता है अब कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा ये भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यार इतना देर तो बनता है क्योंकि ये चैप्टर भले ही ईजी है बट है थोड़ा सा लेंदी, है ना, और इसे कॉन्सेप्ट भी थोड़े से हैं जो कि समझने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपको समझ में आ गया ये सारे कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए फिर चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत आसान, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, अगर आपको पूरी ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स कर देख, आजकल ये सब फैसिलिटी है भाई, रिवर्स करके देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा बैक आइए, बैकवर्ड आइए और देख लीजिए, फिर से वीडियो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन समझना है क्लियरली, और उसके बाद क्वेश्चन बनाने शुरू करना है। तो हम लोग आज करते हैं इस सेशन को, अपने सेशन को एंड करते हैं, अपने इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का वीडियो हमारे आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के हम जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर टर्म टू मैम पढ़ाने वाले हैं, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी डाउट, कुछ भी कमेंट, कुछ भी पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड या जो भी हो, वो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।